हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स अंडर सैलरी चैप्टर। उसके अलावा हम इसके साथ साथ इलिस्ट्रेशन भी देखेंगे। जो जो हम सेक्शन पढ़ लेंगे, बाकी जो भी इलिस्ट्रेशंस रह जाएंगे वो नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे और हमारा सैलरी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद रिटायरमेंट बेनिफिट। और जो इसमें फ़र्स्ट आता है वो है ग्रेच्युटी। अब देखिए, ग्रेच्युटी होता क्या है? ग्रेच्युटी होता है एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया एम्प्लॉय को एक तरह का गिफ्ट है। ये गिफ्ट क्यों है? देखिए, आप उस एम्प्लॉय ने अपनी लाइफ टाइम उसके साथ बिताई, ठीक है, उसकी लॉयल्टी के लिए, उसका एसोसिएशन के लिए, जो उसने अपनी स्किल दिखाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके लिए उसको एक रिवार्ड दिया जाता है एट दी एंड। ये किसको मिलता है? एटलीस्ट 5 ईयर की सर्विस हो, या फिर 5 ईयर की सर्विस नहीं भी कंप्लीट हुई लेकिन डेथ हो जाती है या डिसीज़ हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तब भी ये आपको दी जाती है। तो ग्रेच्युटी अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है, अभी हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम वाली, ठीक है। तो रिटायरमेंट के टाइम पर अगर आपको ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, तब क्या होगा? वो फुली एग्जाम्प्ट है। इन केस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइक प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करें तो हमें 2 केसेस देखने पड़ेंगे। एक तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं है। तो जहाँ पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई हो जाता है, वहाँ पर हमने 3 लिमिट्स देखनी है। 3 लिमिट्स में से जो लोअर होगी वो तो हो जाएगी एग्जैम्प्ट, और बाकी का पोर्शन जो भी होगा वो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने 3 लिमिट्स में क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, सेकंड है 20 लाख, और थर्ड है 15 डेज सैलरी मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे 15 डेज सैलरी लेते हुए हमने क्या करना है? एक तो हमने जो इसको डिवाइड करना है 30 से ना कर 26 से करना है, ठीक है, ये एक्ट में ही दिया हुआ है। उसके बाद सैलरी मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ ऑफ सर्विस। यहाँ लेंथ ऑफ सर्विस जब हम निकालेंगे तो हमने जो 6 मंथ से ऊपर की सर्विस है वो हमने 1 ईयर काउंट कर लेनी है, लाइक 26 ईयर 7 मंथ। यहाँ 7 मंथ 6 मंथ से ज़्यादा है तो हमने इसको 26 के बजाय 27 ईयर बोलेंगे, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पर सैलरी हमने कौन सी लेनी है? बेसिक और डीए को ऐड कर कर हमने सैलरी का पोर्शन उठा लेना है, ठीक है। और लेनी भी कौन सी है? जो लास्ट ड्रॉन होगी, ठीक है, जब वो रिटायर हुआ उस टाइम पे जो सैलरी ले रहा था, जो बेसिक ले रहा था, जो डीए ले रहा था, उन दोनों को हमने ऐड कर देना है और ये हमारा सैलरी का पोर्शन निकल आएगा। तो इन तीनों में से जो लोअर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? एग्जैम्प्ट पोर्शन, और बाकी हो जाएगा टैक्सेबल। उसके अलावा क्या था? नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड में क्या आ गया? आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो पाए, तो यहाँ पे पहली लिमिट और दूसरी लिमिट जो कि एक्चुअल अमाउंट और 20 लाख वाली थी वो क्या है? एज इट इज़ है, सेम है बिल्कुल। यहाँ पे अब 15 दिन की सैलरी थी कवर्ड वाले केसेस में, लेकिन हमने क्या लेना है? 1/2 लेना है यहाँ पर, ठीक है, हाफ मंथ कर देना है फुली सैलरी मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सर्विस। बट यहाँ लेंथ ऑफ सर्विस कौन सी है? जो कंप्लीटेड ईयर है। अगर कोई पार्ट ऑफ ईयर है वो हमें इग्नोर करना पड़ेगा। सैलरी कौन सी लेनी है? यहाँ लेनी है एवरेज सैलरी को, और एवरेज किसका लेना है? 10 मंथ की सैलरी का। जिस दिन रिटायर हुआ उसे पिछले 10 महीने की सैलरी ले लीजिए और उसका एवरेज कर दीजिए, तो वो आ जाएगी एवरेज सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? जैसे कि कवर्ड वाले में क्या था? बेसिक और डीए, इसमें है बेसिक, डीए प्लस कमीशन। अगर ये क्या है? टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट बेनिफिट के टाइम पे आपका इंक्लूड होगा, तो ये 3 चीज़ें आएंगी, बेसिक, डीए और कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फिक्स्ड होगी तब आप नहीं लेंगे कमीशन, अदरवाइज आप लेंगे अगर परसेंटेज के तौर पर दी जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेच्युटी क्या होता है। अब यहाँ पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई कहाँ होता है? जहाँ पर मोर देन 10 एम्प्लॉई हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में 10 या मोर देन 10 हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस 12 मंथ्स। हमने पिछले 12 महीने में देखना है, कहीं पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो गए, चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हुए हों, ठीक है, तब भी ये ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और एक बार अप्लाई हो गया तो फिर वो कवर्ड ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमने इसको 2 हिस्सों में और डिवाइड किया है, 3 हिस्सों में, सॉरी। कैसे? देखिए यहाँ पे देखिए, टैक्सेबल कौन सा पोर्शन पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा अभी हमने कि फुली टैक्सेबल कब होती है। तो होती है कब? जब ड्यूरिंग द सर्विस आपको ग्रेच्युटी मिलती है, लाइक कि आप काम कर रहे हैं फिर भी आपको ग्रेच्युटी मिल रही है कहीं से, तब वो फुली टैक्सेबल है। पार्शली अभी हमने पढ़ा जो कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के केसेस में थे, कवर्ड और नॉन कवर्ड वाला ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर, वो हो जाएगा पार्शली। और एग्जाम्प्ट कौन कौन से थे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली थी, अभी हमने बात की कि वो फुली एग्जाम्प्ट है। मेंबर ऑफ डिफेंस को मिलती है तब भी ग्रेच्युटी क्या है? फुली एग्जाम्प्ट। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी बाय द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में हैं जो, या लोकल अथॉरिटीज़ की हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके हाथ में भी क्या है वो फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद विडो, चिल्ड्रन या फिर क्या है डिपेंडेंट है, किसके, जो डिसीज्ड एम्प्लॉई जिसकी डेथ हो गई है उसकी विडो है पीछे, ठीक है, उसके चिल्ड्रन है या कोई डिपेंडेंट है, उनको मिली है ग्रेचुटी, तो वो भी क्या होनी चाहिए, एग्जाम्प्ट ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट गिवन आर मैक्सिमम इंक्लूडिंग ऑल द एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, ये जो लिमिट दी गई है वो क्या है, मैक्सिमम इंक्लूडिंग ऑल द एम्प्लॉयर्स है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि एक साल में तो एक एम्प्लॉयर से आपको कभी ग्रेचुटी मिली तब भी आपने पूरी एग्जाम्पशन अवेल्स कर ली, ठीक है, दूसरे टाइम पे की तब भी आपने पूरी एग्जाम्पशन अवेल करी, नहीं, हमने ओवरऑल देखना है कि हमने ऑल द एम्प्लॉयर से इंक्लूडेड ग्रेचुटी कितनी ली है, उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्सेबिलिटी बनेगी। उसके बाद सैलरी फॉर कवर्ड में हमने बेसिक प्लस डीए लेना है, नॉट कवर्ड में बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लेना है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखिए, किसी पर्सन की बेसिक सैलरी है, किसी पर्सन की बेसिक है 5000, डीए उसको मिल रहा है 2000, ग्रेचुटी टोटल ग्रेचुटी कितनी मिली है 20000 मिली है। तो यहाँ पर उसको कमीशन रिसीव हो रही है कितनी, 2% ऑन टर्नओवर मिल रही है। टर्नओवर है यहाँ की कितनी, इस एम्प्लॉयर की है 6 लाख। सर्विस उसने कंप्लीट किया है 25 ईयर्स 7 मंथ। अब यहाँ देखिए एम्प्लॉई, हमने तीनों केस डिस्कस करेंगे। अगर तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो देखिए फुली एग्जाम्प्ट होगी, मतलब कि जो ग्रेचुटी उसको 50,000 मिली है वो उसको फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं दे रहा। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कवर्ड केस पहले पढ़ लेते हैं। तो पहली लिमिट क्या होती है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरी होती है 20 लाख की लिमिट, तीसरी क्या थी 15/26 मल्टीप्लाई सैलरी मल्टीप्लाई 26। तो यहाँ 15/26 सैलरी में क्या लेते थे, कवर हो तो बेसिक प्लस डीए, बेसिक कितनी है 5000 और डीए कितना है 2000, तो 5 और 2 7000 ये बन गया। 26 ईयर की सर्विस क्यों लिया है हमने, क्योंकि देखिए 25 साल हो गए थे, 7 महीने का 6 महीने से ज़्यादा है, तो हमने इसको फुल ईयर काउंट कर लेना है, तो 26 बन जाएगा। तो यहाँ पे 15/26 मल्टीप्लाई 7000 मल्टीप्लाई 26 करेंगे तो 1,05,000 आ जाएगा। अब इनमें से लोअर लिमिट कौन सी थी, एक्चुअल वाली 50,000 जस्ट रिसीव हुआ उसको, तो लोअर 50,000 इसको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मतलब फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई नॉट कवर्ड वाला अब केस देखते हैं। इसमें देखिए क्या था, फर्स्ट 2 लिमिट सेम है, 50,000 जो उसको एक्चुअल रिसीव हुआ, 20 लाख क्या है लिमिट थी। उसके बाद 1/2 एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई फुल ईयर सर्विस कितनी थी 25, एवरेज सैलरी कितनी लेंगे हम, क्या थी एवरेज सैलरी 10 मंथ की सैलरी, बेसिक प्लस डीए, बेसिक कितना है 5000, डीए कितना है 2000। उसके बाद हमने लेना था परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, 2% ऑन 6 लाख कितना बनेगा 12,000 बनेगा। अब ये 12,000 क्या है, ईयरली है देखिए, ठीक है, और हम यहाँ पर कौन सी सैलरी ले रहे हैं, ये वाली मंथली। तो 12,000 ईयरली है तो मंथली कमीशन कितनी हो जाएगी 1000, तो यहाँ पर 8000 उसकी सैलरी बन जाएगी। तो यहाँ हमने ले ली एवरेज सैलरी कितनी 8000। अब आप कहेंगे कि 10 मंथ्स की, देखिए सारे 10 मंथ्स में सेम ही है, कुछ और बताया ही नहीं हुआ कि सैलरी चेंज आया था पिछले 10 महीने के अंदर, नहीं, तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, हमने 8000 ही उठा लेनी है, यही मानेंगे कि यही एवरेज है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8000 मल्टीप्लाई 25, तो बन गया 1 लाख। लोअर कौन सा बना इसका 50,000। तो एवरेज को निकालने का यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि 5,000 प्लस 2,000 12,000 थी, डिवाइड 12 से किया था हमने, 10/10 ही करेंगे क्योंकि कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एवरेज वही निकल आएगी आपकी कितनी 8,000। उसके बाद देखिए अब हमने ये तो पढ़ लिया ग्रेचुटी। देखिए अब हम करने वाले हैं पेंशन। पेंशन देखिए क्या होती है, जो आपको मंथली अमाउंट मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज़ कॉल्ड पेंशन। सैलरी की तरह ही आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे कम्यूट करवा लेते हैं तब इसकी टैक्सेबिलिटी कुछ और होगी। अब यहाँ कम्यूट क्या होता है, राइट टू कन्वर्ट इनटू लमसम, मतलब आप अपनी पेंशन को क्या कर लेते हैं, एक लमसम अमाउंट में कन्वर्ट करवा लेते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, कम्यूटेशन करवा ली है आपने। तो इसमें क्या है देखिए, एग्जाम्प्ट है अगर आप कम्यूट करवा लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जैसे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैं, या फिर एन्युटी प्लान है जो कि LIC का, उसको कम्यूट करवा लेते हैं, तब वो फुली एग्जाम्प्ट है। लेकिन किस केस में, बाकी जो भी केसेस रह गए वहाँ हमने देखना है कि क्या आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई या नहीं। तो अगर आपको रिसीव हुई है ग्रेचुटी, तब 1/3 ऑफ द पेंशन विल बी एग्जाम्प्ट इन योर हैंड। अब ये पेंशन कैसे निकालनी है, कितना पोर्शन कैसे निकलेगा 1/3, पेंशन कैसे निकलेगी, देखिए कम्यूटेड वैल्यू जितनी कराई, अगर हम उसकी परसेंटेज से, मतलब कितना कम्यूट करवाया है, इसे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी 100% ऑफ पेंशन जिसको हमने कम्यूट करवा लिया है। तो इसका 1/3 क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट अगर रिसीव हुई है ग्रेचुटी, और 1/2
अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई थी। यहाँ रिमेंबर करने का तरीका देखिए कि अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव होगी तो आपको एक बेनिफिट मिला है रिटायरमेंट का, तो वहाँ पर 1/3 एग्जाम्पशन दी है। लेकिन अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई थी तो वो क्या एग्जाम्पशन कर दे दिया 1/2, मतलब यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पशन दे दी, तो बेनिफिट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया क्योंकि आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई थी। तो ये तो था कि पेंशन को हमने कम्यूट करवा लिया तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। देखिए यहाँ पर एक्स रिटायर हुआ है 31/3/2019 को, उसकी 1200 रुपये पर मंथ पेंशन लगा दी गई और 32,000 उसने कम्यूट करवा लिया। कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2020 को कम्यूट करवा लेता है 50% ऑफ सैलरी पेंशन, और प्राइवेट एम्प्लॉय है तब क्या होगा, ग्रेच्युटी रिसीव और नो ग्रेच्युटी रिसीव दोनों हम केसेस देखेंगे। सबसे पहले ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो क्या होगा, देखिए 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर तक उसको 1200 पर मंथ मिला होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10,800 पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी। सेकंड, जो जब उसने कम्यूट करवा ली 50% कम्यूट करवा ली तो अब मिलेगी उसको कितनी पेंशन, बाकी मंथ्स के लिए उसका हाफ ही मिलेगी। अब 1200 का 50% उसने कम्यूट करवाने के बाद 600 अब मिलेगी उसको, तो मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए 1800 ये मिल जाएगा। अब कम्यूटेशन की बात करते हैं। कम्यूट करवाया 32,000 रुपये, अब यहाँ पर उसको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो कितना पोर्शन एग्जाम्प्ट होता है, 1/3 ऑफ पेंशन। पेंशन कैसे निकलेगी, 32,000 मल्टीप्लाई 100 ओवर किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 50 से, क्योंकि कम्यूटेशन की परसेंटेज 50 है, तो ये आ जाएगा 64,000। अब इसका हमने क्या कर देना है, 1/3 कर देना है क्या, एग्जाम्प्ट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21,333। अब 32,000 रुपये मिले थे उसको एज ए कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, उसमें से 21,333 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 10,667, जो कि हो जाएगा टैक्सेबल पोर्शन। इन तीनों को अगर हम टोटल कर दें तो बन जाएगा 23,267। अब हम केस करेंगे अगर ग्रेच्युटी रिसीव ना होती, सेम पहली दो चीज़ें सेम ही रहेंगी, ठीक है, 10,800 और 1800 सेम रहेगा केस, जस्ट यहाँ पर चेंज आएगा 1/2 की जगह कितना हो जाएगा, 1/3 की जगह कितना हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 32,000, 32 में से 32 चला जाएगा, नील आ जाएगा, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 11,800 इन दिस केस। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं VRS। देखिए VRS क्या होता है, VRS एक स्कीम होती है जिसके अंदर आपको अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन दिया जाता है, इसीलिए इसको गोल्डन हैंडशेक भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, आपको निकाला नहीं जा रहा लेकिन एक ऑप्शन दे दिया कि आप कुछ अमाउंट हम बेनिफिट के तौर पर आपको देंगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना। ये क्यों किया जाता है, ताकि कॉस्ट कम हो जाए, जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आ रही है एम्प्लॉयज़ के सैलरीज़ के ऊपर। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं VRS। देखिए क्यों किया जाता है, यहाँ पर अगर यही पोस्ट जो अब कुछ पर्सन छोड़कर चले जाएंगे अंडर VRS, इन पोस्ट को दोबारा से फिल नहीं किया जाएगा, तभी कॉस्ट सेविंग होगी। डायरेक्टर्स पे अप्लाई नहीं है, अगर वो कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर हैं तब इनको VRS का ऑप्शन नहीं मिलता है, और 10 ईयर सर्विस होना ज़रूरी है या फिर 40 ईयर की एज हो जाए तभी आपको VRS मिलती है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 लिमिट्स बताई गई हैं, एक तो एक्चुअल अमाउंट, दूसरा 5 लाख, तीसरा क्या है रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट ड्रॉन सैलरी से। कि ये लिमिट कैसे कैलकुलेट की, देखिए इसका लॉजिक क्या है पीछे का, कि अगर वो इस सर्विस में और रहता तब वो कितनी सैलरी अर्न कर पाता, तो ये वही है कि रिमेनिंग पीरियड कितना रह गया था सर्विस का, उसको लास्ट ड्रॉन सैलरी से उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर्थ लिमिट देखिए क्या है, फोर्थ लिमिट है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई 3 मंथ्स, कौन सी सैलरी लेंगे, लास्ट ड्रॉन सैलरी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कंप्लीटेड ईयर सर्विस लेकर उसको 3 मंथ की सैलरी हर साल की देंगे, अगर तो इसकी लिमिट कितनी बनती। तो ये 4 लिमिट हमने कैलकुलेट कर ली, चारों में से जो लोवेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एग्जाम्प्ट, बाकी का पोर्शन क्या हो जाएगा टैक्सेबल। यहाँ सैलरी लेनी है बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन अंडर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, टर्म्स होंगी, और ये फिक्स्ड वाली अगर कमीशन होगी तो हम नहीं लेंगे, ये परसेंटेज वाली ही लेनी है, और वन टाइम ही मिलेगा लाइफ टाइम में, ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पशन है VRS के टाइम पर वो वंस इन अ लाइफ टाइम ही होगी, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सेक्शन 89 का नोट टू डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इसका एक इलिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए
VRS है 6 लाख उसको मिले हैं। सर्विस थी उसकी कितनी 30 ईयर 4 मंथ्स की। लेफ्ट सर्विस 6 ईयर रह गए थे। बेसिक था उसका 20,000 पर मंथ। और DA जो अंडर टर्म ऑफ कंडीशन सर्विस की थी उसमें ले रहा था 5,000। कौन सी थी? वही 5 लाख। दूसरी लिमिट क्या थी? एक्चुअल अमाउंट रिसीव दैट इज़ 6 लाख। उसके बाद क्या था कि अगर वो लेफ्ट ओवर सर्विस के लिए यहाँ रहता तो उसको कितनी सैलरी मिलती। लेफ्ट ओवर सर्विस कितनी थी? 6 ईयर। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सैलरी कितनी थी? DA प्लस बेसिक प्लस कमीशन। DA कितना है? 5,000। बेसिक है 20,000, 25,000 बन गया। और मल्टीप्लाई 12 से क्यों किया? क्योंकि 6 ईयर है, 12 मंथ्स होंगे, उससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 18 लाख। अब इसकी जो 4th लिमिट थी हमने क्या पढ़ी थी? 3 मंथ की सैलरी फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने हैं? 30। 3 मंथ्स की सैलरी देनी है और सैलरी है कितनी उसकी? 25,000। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाती है लिमिट 22,50,000। अब ये आ गई हमारे पास 4 लिमिट्स। 4 में से लोवेस्ट कौन सी है? देखिए 5 लाख वाली। तो 5 लाख की एग्जाम्पशन हो जाएगी, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल पोर्शन कितना निकला फिर? इसका मतलब 6 लाख में से 5 लाख चले गए तो हमारे पास 1 लाख की टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट देखना है दैट इज़ रिट्रेंचमेंट। अब देखिए रिट्रेंचमेंट और जो VRS था दोनों में डिफरेंस क्या है? रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि कंपनी आपको निकालती है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी निकाल रही है। कंपनी क्यों निकाल रही है? शायद आपकी जो जहाँ आप काम कर रहे थे वो फैक्ट्री बंद हो गई, या वो किसी और की ऑनरशिप में चली गई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस टर्म पर आपको आगे जो जॉब मिल रही है उसकी टर्म आपके लिए फेवरेबल नहीं है पहले वाली जॉब से। तो उस केसेस में आपको एक कंपनसेशन दिया जाता है, तो इसको हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोल देते हैं। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंदर इसकी एग्जाम्पशन बताई हुई है कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। वही फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट, जो हमेशा हर एक केस में हो गई 5 लाख होगी दूसरी लिमिट। और तीसरी लिमिट क्या है? देखिए 15 डे की एवरेज सैलरी लेनी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ ऑफ सर्विस से। लेंथ ऑफ सर्विस निकालते हुए आपने अगर 6 मंथ से ज़्यादा है पीरियड, जो पार्ट ऑफ ईयर है वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको 1 ईयर काउंट कर लेंगे। नॉट एप्लीकेबल इफ रिसीव बाय वर्कमैन इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर आपने ऐसा कुछ किया है, रिट्रेंचमेंट हुई है आपकी, तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या? लीव एनकैशमेंट। देखिए लीव आपको मिलती हैं सर्विस में, काफ़ी टाइप की लीव्स आपको मिल जाती हैं। लाइक सिक लीव मिलती हैं, ठीक है। और कौन सी लीव मिलती हैं? देखिए सिक लीव के अलावा मिल जाएंगी आपको कैजुअल लीव, सिक लीव, ठीक है। इसको मेडिकल लीव कहीं कहीं होगा, आपको बोलते होंगे। तो अब देखिए जो कैजुअल लीव और मेडिकल लीव है वहाँ पर आपको सिर्फ लीव अवेल करने का ही ऑप्शन है। इनकेस अगर आपने लीव अवेल नहीं की तो वो क्या हो जाएंगी? मतलब वो फोरगो हो जाएंगी, मतलब आपको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन उसके अंदर नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ लीव ऐसी होती हैं जो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप उनको अवेल नहीं करते तो वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। और जब लास्ट रिटायरमेंट के टाइम पे जितनी लीव आपके अकाउंट में क्रेडिट होती हैं उसको अनकैश कर दिया जाता है, और कुछ जगह पर कैपिंग भी लगा दी जाती है। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में है 450 लीव्स, लेकिन कैपिंग हो सकती है कि आपको 300 लीव का ही अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ देखिए आप लीव को कन्वर्ट करवा रहे हैं किसके अंदर? कैश के अंदर, इसलिए इसको बोला गया है लीव अनकैशमेंट। तो अब इसको देखते हैं। अगर तो देखिए ड्यूरिंग द सर्विस आप लीव अनकैश करवा लेते हैं, फुली टैक्सेबल है, तो इसलिए मत करवाएं, टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट। उसके बाद एट रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट पे देखिए अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फुली एग्जाम्प्ट है तो नो टेंशन। उसके बाद लेकिन अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तब है हमें कुछ पोर्शन निकालना है कि कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा, कितना एग्जाम्प्ट होगा। तो इसकी जो पहली लिमिट है वो है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दूसरी लिमिट है 10 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी हम कैसे लेंगे? 10 मंथ की सैलरी का एवरेज निकाल लेंगे। और जो थर्ड लिमिट है वो है लीव अर्न मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी। अब यहाँ पर जो लीव अर्न है वो उसका कैलकुलेशन का भी एक तरीका बताया गया है। वो कैसे है? आपको हर साल की मैक्सिमम 30 लीव ही अलाउड हैं। मतलब अगर कहीं पर आपको मिल रही है 40 या 45, हमने उसको लिमिट लगा देनी है 30 पर ही। तो मैक्सिमम लीव 30 मल्टीप्लाई ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, माइनस कर दिए उसमें से क्या? लीव टेकन। जितनी लीव आप ले चुके हैं उसको माइनस कर दीजिए, वो आपके हाथ में, बाकी जो बच जाएगा वो बच जाएगा लीव अर्नड। तो यहाँ पर लीव अर्नड आ जाएगा। इसी से हमने ये जो थर्ड लिमिट थी उससे कैलकुलेशन करनी है। तो इन तीनों में से जो लोअर आएगी वो एग्जाम्प्ट पोर्शन, और जो बच जाएगा वो टैक्सेबल रह जाएगा। तो अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि क्लैरिटी आए। यहाँ पर देखिए
सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट थी उसकी 50,000 पर मंथ थी, लेकिन अगर हम एवरेज निकालते तो 48 बन जाती। सर्विस कंप्लीटेड कितनी है 14.5 ईयर। लीव क्रेडिट है उसको मिलती हर साल है 40 पर ईयर मिलती हैं। लीव टेकन 90 डेज़ की वो लीव ले चुका है, तो लीव उसके क्रेडिट में कितनी बच गई 40 मिलती थी। 14 ईयर की सर्विस थी कंप्लीट, माइनस कर दीजिए 90 तो बन जाती हैं 470 लीव उसके क्रेडिट में है इस टाइम। इसको हमने मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड 30 करके, तो 15.66 मंथ बन जाएंगे। अमाउंट एक्चुअली रिसीव कितना उसको दिया गया है 50,000 इसके हिसाब से दिया गया है जो उसकी सैलरी थी रिटायरमेंट पे, मल्टीप्लाई कर दिया गया 15.66 से, तो 7,83,000 का अमाउंट उसे दे दिया गया। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन में क्या है, पहली लिमिट एक्चुअल अमाउंट रिसीव वो कितना है 7,83,000। एग्जाम्पशन दूसरी लिमिट क्या थी एग्जाम्पशन की 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज सैलरी को, तो ये बन जाएगा 4,80,000। तीसरी क्या थी लीव अर्नड, लीव कितनी हमने देखनी है 30 लीव देखनी है, तो 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 14 से, क्योंकि ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इस ये कितना आ जाएगा 420। इसमें से लीव टेकन कितनी है 90, तो ये बच जाएगी कितनी 330 लीव्स बच जाएंगी। इसको डिवाइड कर दीजिए 30 से, मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और एवरेज सैलरी कितनी है 48,000, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है हमारे पास अमाउंट कितना 5,28,000। अब इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है देखिए 4,80,000 क्या है लोएस्ट, तो लीस्ट अमाउंट की क्या है एग्जाम्पशन की लिमिट, तो 4,80,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी का पोर्शन कितना रह जाता है हमारे पास 7,83,000 में से माइनस कर दीजिए 4,80,000, ये बन जाएगा 3,03,000 रुपीज़ आपके हाथ में क्या हो जाएंगे टैक्सेबल। अब हमने देखना है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। अब यहाँ पर जो मंथली अमाउंट के अलावा अगर आपको एम्प्लॉयर से कुछ मिलेगा तो वो क्या है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसके एग्जाम्पल कहीं यही हैं जो कि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। रिट्रेंचमेंट और वीआरएस पे जो भी आपको मिला, ग्रेचुटी मिली, कम्यूटेड पेंशन मिली, प्रोविडेंट फंड में से कुछ मिला, ठीक है, या फिर एम्प्लॉई अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर आपको कुछ मिला है, और अदर जो कि नोटिफाइड कर दी जाएंगी सेक्शन के अंदर। अब ये वैसे हम सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं, बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, क्योंकि ये एग्जैक्ट सैलरी तो है नहीं मंथली जो आपको मिल रही है, ये लमसम अमाउंट मिल रहे हैं, इसको हमने बोल दिया प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। अब एक जो हमने नहीं पढ़ा था वो क्या है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब की मैन क्या होता है देखिए, की मैन मतलब एक मेन पर्सन है जो कि, ठीक है, मेन पर्सन क्या है जिसके पास स्किल है, ठीक है, वो कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर एम्प्लॉयर ने ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उस पर प्रीमियम दे रहा है एम्प्लॉयर, वो हो जाएगी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कंपनसेशन देने के लिए, ऐसे मान लीजिए कि डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी आ जाती है, उस टाइम कंपनसेशन देना है ऐसे पर्सन को, तो दिक्कत ना आए इसलिए ये पॉलिसीज़ ले ली जाती हैं। अगर कंपनी कोई भी प्रीमियम पे करती है तो उसको वो एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर किस सेक्शन में 37 सबसेक्शन 1 में ले लेगी क्या डिडक्शन। अब यहाँ पर अगर तो कंपनी को रिसीव होता है इंश्योरेंस का अमाउंट जब मिलेगा, ठीक है, पॉलिसी की मैच्योर पे या फिर कभी भी मान लो डेथ पर की मैन की जो भी अमाउंट मिलेगा कंपनी को, वो कंपनी के हाथ में क्या हो जाएगा फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंपनी ये वाली जो पॉलिसी थी सरेंडर कर देती है एम्प्लॉई के हाथ में, ठीक है, एम्प्लॉई को ही दे देती है, तो जिस टाइम पर उसने सरेंडर किया है एम्प्लॉई को, तो उसकी होगी क्या सरेंडर वैल्यू होगी पॉलिसी की, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो ये भी एक तरीके से की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एम्प्लॉय के हाथ में भी टैक्सेबल हो सकती है, कंपनी के हाथ में भी टैक्सेबल हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि रिसीव किसको होनी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ डायरेक्टर के हाथ में भी टैक्सेबल हो सकती है, लेकिन डायरेक्टर क्योंकि एम्प्लॉई नहीं होता, अगर ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी डायरेक्टर को सरेंडर कर दी जाती है तो सरेंडर वैल्यू डायरेक्टर के हाथ में एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे रह गया पेंशन जो हमने किया, उसमें एक फैमिली पेंशन का पॉइंट रह गया। फैमिली पेंशन देखिए वो कब मिलती है, जब कि पेंशनर जो रिटायर हुआ है वो ना रहे, उसकी डेथ हो जाती है, तब मिलती है क्या फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन किसके अंदर टैक्सेबल होती है 56 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है, लेकिन 57 में कुछ डिडक्शन दी गई है 1/3 और 15,000 विच एवर इज़ लोअर की एग्जाम्पशन मिल जाती है।
तो बाकी का पोर्शन जो भी फैमिली पेंशन रिसीव कर रहा होता है, डिपेंडेंट हो या उसकी वाइफ हो, ठीक है ना, उसको मिल जाएगा। अब गैलेंट्री अवॉर्डी को जो फैमिली पेंशन मिलती है वो क्या होती है, एग्जैम्प्ट होती है। तो आई थिंक यही था रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। So that's all for today. Keep revising the chapter and do illustration. I will take some illustration in my next part.